हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज इस क्लास में 9 दिसंबर ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न हमारे पास भेजे हैं देशराज दिल्ली से, अश्विनी कुमार मेरठ से और कुमार पुनीत ने। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमें प्रश्न भेजे हैं। और आप लोग भी जब भी आपका एग्जाम हो अपने प्रश्न हमें अवश्य भेजें ताकि उन प्रश्नों को हम अपनी क्लास में डिस्कस कर पाएं। बट इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, आप सभी अपने रेगुलर मॉक टेस्ट करते रहें। मॉक टेस्ट आप www.triplec.com पर कर सकते हैं। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जहाँ से आप ट्रिपल सी मॉडल पेपर कर सकते हैं। मॉक टेस्ट हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं और चैप्टर वाइज भी मॉक टेस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, प्रीवियस पेपर भी पढ़ सकते हैं। जैसे मान लिया आपको प्रीवियस पेपर डाउनलोड करना है तो आप कैसे करेंगे, इसी वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर आपको प्रीवियस पेपर पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहाँ से आप सभी प्रीवियस पेपर पढ़ पाएंगे और उन्हें डाउनलोड भी कर पाएंगे। देखिए, जैसे ही आप इस पेज पर आएंगे यहाँ पर ट्रिपल सी ओल्ड पेपर जो दिसंबर एग्जाम हो रहे हैं उनका आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर 7 दिसंबर और 8 दिसंबर के पेपर हैं। अब मान लिया यहाँ पर आपको डाउनलोड करना है तो आप इन्हें कर भी सकते हैं। बाकी नीचे और देखेंगे तो बहुत सारे प्रीवियस पेपर यहाँ पर दिए गए हैं जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं और इनसे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है ट्रिपल सी एग्जाम में, क्योंकि आपको एक आइडिया मिलता है कि प्रीवियस क्वेश्चन कैसे कैसे हैं और क्या क्या आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये हमें डाउनलोड अगर करना है तो कैसे आप लोग करेंगे, ट्रिपल सी प्रीवियस पेपर पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा आ जाएगा, यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये चीज़ें आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप इसको अपनी फाइल में डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे लास्ट में आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पर ये देखो डाउनलोड पीडीएफ का एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं। तो मान लिया हमें इस पीडीएफ को अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करना है, डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने पीडीएफ ओपन हो जाएगा। यहाँ पर पीडीएफ ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपके सामने पीडीएफ ओपन हो चुका है। अब इसे आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ इस बटन पे क्लिक कर देना है, बस यहाँ से आपका ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये सेव का ऑप्शन आ चुका है। अब आप इसे सेव कर सकते हैं। ओके करेंगे तो ये आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जिन बच्चों को ई बुक की आवश्यकता है तो आप सभी यहाँ से ई बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ई बुक पर क्लिक करना है और यहाँ पर बहुत सारी ई बुक प्रोवाइड की गई हैं जिन्हें आप लोग ले सकते हैं। अभी अगर आप किसी भी ई बुक को डाउनलोड करते हैं तो आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया गया है। मीन्स यहाँ पर जो भी डिस्काउंट है इस डिस्काउंट पर भी आपको 20% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके लिए आपको फ्लैट 20 डिस्काउंट कोड इस्तेमाल करना होगा और यहाँ से आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर आप सभी को बताना है, ईमेल डिलीट करने पर हम ईमेल कहाँ पर देख सकते हैं। आपने कोई ईमेल को डिलीट कर दिया है, उस डिलीट किए गए मेल को आप कहाँ पर देख सकते हैं। जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी एक बार शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं, इस क्लास को देख पाएं। ठीक है, तो सभी को शेयर करना है, क्लास को लाइक करना है और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी को सब्सक्राइब भी करना है। अगर आपने कोई भी मेल को डिलीट कर दिया है उस मेल को आप कहाँ पर देख पाएंगे, तो वो मेल आपका ट्रैश फोल्डर में चला जाता है ना। बी ऑप्शन हो जाएगा, ट्रैश फोल्डर में जो भी डिलीट किया होगा वो आपका चला जाएगा। जैसे अगर आपने अपने कंप्यूटर से किसी फाइल या किसी फोल्डर को डिलीट किया तो वो फाइल या फोल्डर आपका कहाँ जाएगा, वो फाइल या फोल्डर आपका रिसाइकल बिन में चला जाता है ना, रिसाइकल बिन में चला जाता है। सेम उसी प्रकार अगर कोई मेल आप डिलीट कर देते हैं या धोखे से डिलीट हो जाता है तो वो आपको ट्रैश फोल्डर में दिखाई देता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपको बताना है, लिब्रो ऑफिस में रो और कॉलम को मिलने के चौराहे को क्या कहते हैं। यहाँ पर होगा के, है ना। लिब्रो ऑफिस में रो और कॉलम के मिलने के चौराहे को क्या कहते हैं, ऐसा कुछ पूछा गया था। तो आप लोग बताएंगे जहां पर रो एंड कॉलम मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं। जैसे ऐसे आपके कॉलम हैं, ऐसे आपके रो हैं। अब इनको क्या बोलेंगे, ये जो बॉक्स से बन जाते हैं इनको क्या बोलेंगे, इनको आप सेल बोलते हैं। ये आपके
सेल होते हैं, छोटे छोटे ये आपको बॉक्स से दिख रहे होंगे, ये आपके सेल होते हैं। कॉलम जो होता है, कॉलम के लिए ABCD ऐसे करके लेटर होते हैं, है ना, कॉलम लेटर, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। रो को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर्स होते हैं। कई बार ये भी सवाल पूछ देते हैं कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कॉलम कितने होते हैं, तो आंसर होगा 1024 कॉलम होते हैं। 1024 कॉलम होते हैं। इसमें सबसे अंतिम वाला कॉलम जो 1024वां कॉलम है, उसका लेटर क्या होगा, उसका लेटर AMJ होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि अंतिम कॉलम का लेटर AMJ होता है। कुल कॉलम 1024 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ रो कितनी होती हैं, तो आप बोलेंगे सर यहाँ रो होती हैं 10,48,576, 1 2 3 4 करके ऐसे 10,48,576 आपकी रो होती हैं। और लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफ़ॉल्ट एक वर्कशीट होती है, केवल एक वर्कशीट ओपन होती है। आप यहाँ पर 10,000 वर्कशीट ऐड कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट कितनी होती है, एक होती है। वर्कशीट ऐड करने के लिए हमें क्या करना होता है, तो प्लस का एक सिंबल होता है, इस डार्क प्लस, इस बोल्ड प्लस पर आपको क्लिक करना होता है, आपकी नई सीट आ जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ट्रिपल्स एग्जाम में आपसे ये सवाल भी पूछ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है आरटीजीएस में, आरटीजीएस से हमें कैश को बढ़ावा मिलता है। आरटीजीएस से आपको कैश का बढ़ावा मिलता है, यस या नो, ट्रू फॉल्स में इसका आंसर आपको करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा बताइएगा। क्या आरटीजीएस का मतलब क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस कब करते हैं, जब हमें किसी के पास पैसे ट्रांसफर करने होते हैं, पैसे भेजने होते हैं। तो इससे कैश को बढ़ावा मिलता है, तो आप बोलेंगे नहीं, ऑप्शन बी ये हो जाएगा फॉल्स। आरटीजीएस से कैश को बढ़ावा नहीं मिलता है, क्योंकि आप किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं, किसी के अकाउंट में पैसे भेजते हैं बाई आरटीजीएस। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे होगा। अगला देखिए, आरटीजीएस में ट्रांजैक्शन नंबर कितने डिजिट का होता है। ऑब्वियस है, जब आप किसी को पैसे भेजेंगे, किसी के पास पैसे ट्रांसफर करेंगे किसी के अकाउंट में, तो वहां पर जो ट्रांजैक्शन होगा, तो एक ट्रांजैक्शन नंबर भी आपको मिलेगा, है ना, एक रेफरेंस नंबर भी जनरेट होगा। तो आरटीजीएस से अगर आप पैसे ट्रांसफर करते हैं, तो कौन सा वहां पर रेफरेंस नंबर कितने डिजिट का होता है, आपको बताना है, कितने अंकों का होता है ना, कितने डिजिट का होता है। तो याद रहे सभी को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 22 डिजिट का होता है, 22 डिजिट का होता है। ये किस में होता है, आरटीजीएस में, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस अगर आप करते हैं तो 22 डिजिट का ट्रांजैक्शन नंबर होगा। दूसरा, अगर आप एनईएफटी करते हैं, एनईएफटी का मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड से ट्रांसफर, तो एनईएफटी में जो ट्रांजैक्शन नंबर होगा, जो रेफरेंस नंबर होगा, वो 16 डिजिट का होगा। दोनों को ध्यान रखना है आपको। हालांकि इससे पहले भी हमने आपको पढ़ाया है, अगर आपने हमारे सारे प्रीवियस क्लास देखे होंगे तो आपको पता होगा। आरटीजीएस में 22 डिजिट का होता है और एनईएफटी में 16 डिजिट का होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग बताएंगे। प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए आउटपुट डिवाइस है। प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए आउटपुट डिवाइस है, क्या होगा इसमें, मॉनिटर होगा, स्पीकर होगा, प्रोजेक्टर होगा, या नन ऑफ दीज, बताइएगा। प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए आउटपुट डिवाइस क्या हो सकती है। देखो, अगर मान लिया कोई क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपको उसका जवाब नहीं भी पता है, फिर भी ऐसे बहुत सारे ट्रिपल सी में क्वेश्चन होते हैं जिनका अनुमान आप लगा सकते हैं। अगर आप एक समझदार बच्चे हैं तो एक आइडिया लगा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तमाम प्रश्न आते हैं जिनका आइडिया लगा करके आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन दिखाना है, मॉनिटर होगा, यहाँ पर स्पीकर होगा, प्रोजेक्टर होगा, या नन ऑफ दीज होगा। तो आपने जैसे ही प्रोजेक्टर का नाम सुना, अगर मान लिया किसी को नहीं भी पता है, फिर भी वो आसानी से बता सकता है कि सर प्रोजेक्टर ही होना चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं अगर आप नहीं पता है तो। ठीक है, तो जब भी कोई क्वेश्चन आपको नहीं पता है और आपका दिल कहे, आपको लगे कि यही करना है,
बस वही करना है, वही आपका सही जवाब है। तो यहाँ पर भी हमारा प्रोजेक्टर हो जाएगा, जिसका इस्तेमाल प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए हम कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक क्वेश्चन था आज के एग्जाम में, क्यूआर में कैसी आकृति होती है? क्यूआर में कैसी आकृति होती है? आप सभी बताएंगे, बताइएगा क्यूआर में कैसी आकृति होती है? जल्दी से बताइएगा सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में, आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। क्यूआर में कैसी आकृति होगी? आपने क्यूआर कोड देखा होगा, जो आपका क्यूआर कोड होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, ऐसा है ना, इस प्रकार से आपका क्यूआर कोड होता है। तो यहाँ पर तो आंसर आपका सी हो जाएगा। एक सवाल और यहाँ से आपसे आ सकता है एग्जाम में कि क्यूआर का पूरा नाम क्या होता है? सभी को पता होगा, इसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्विक रिस्पॉन्स कोड इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। क्यूआर कोड को किसने डेवलप किया? तो डेवलप किसने किया? डेंसोवेब के द्वारा इसको डेवलप किया गया। डेंसोवेब एक कंपनी का नाम है और ये एक जापानी कंपनी थी, ठीक है। डेंसोवेब एक जापानी कंपनी थी। 1994 में, कब? 1994 में इसको डेवलप किया गया। डेंसोवेब कंपनी में एक व्यक्ति थे, मासाहिरो हारा। नाम ध्यान रखना है सभी को। नाम क्या था? उस पर्सन का नाम क्या था जिस पर्सन ने इसको डेवलप किया? तो मासाहिरो, ठीक है, हारा, ये नाम है, याद रखना है। मासाहिरो हारा नाम का एक व्यक्ति, एक साइंटिस्ट आप बोल सकते हैं, जो कि डेंसोवेब कंपनी में कार्य करते थे और इन्होंने 1994 में क्यूआर कोड को डेवलप किया। क्विक रिस्पांस कोड इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं। बाकी एक और सवाल यहाँ से आता है कि क्यूआर कोड में कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? तो 7089, ठीक है। क्यूआर कोड में कैरेक्टर हो सकते हैं 7089। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। पैसे ट्रांसफर करने में क्या आवश्यक नहीं है? ये सवाल है। आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का, क्या हो जाएगा बताइए। पैसे ट्रांसफर करने में क्या आवश्यक नहीं है? पैन कार्ड, अकाउंट नंबर, बेनिफिशियरी नेम या अमाउंट? तो सिंपल सी बात है, पैन नंबर की जरूरत नहीं है, पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं है। बाकी अकाउंट नंबर की आवश्यकता होती है, बेनिफिशियरी नेम की भी आवश्यकता होती है और अमाउंट की भी आवश्यकता होती है, भाई कितना अमाउंट हमें भेजना है ना। बट पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं होती है। HTTPS अधिक सुरक्षित माना जाता है। HTTPS अधिक सुरक्षित माना जाता है। क्या ये सही है या गलत? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो आप बोलेंगे यस, बिल्कुल करेक्ट है। HTTP और HTTPS में डिफरेंस क्या है? HTTP एक प्रोटोकॉल है, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर आप किसी भी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो उस वेबसाइट के एड्रेस में आपने देखा होगा HTTPS जुड़ा होता है ना, ये चीज जुड़ी होती है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। बट किसी किसी साइट में आपने देखा होगा HTTPS भी जुड़ा होता है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? अधिकांश आपने जो बैंक होती हैं आपकी, जैसे SBI हो गई या और भी बहुत सारी बैंक हो गई, अधिकांश आपने मोस्टली वेबसाइट में देखा होगा, जैसे हमारी ही वेबसाइट आपने देखी होगी, तो यस भी रहता है साथ में। इसका मतलब होता है कि मोर सिक्योर, अधिक सुरक्षित मानी जाती है। जैसे आप यहाँ अपने ब्राउजर में किसी वेबसाइट के एड्रेस को आपने टाइप किया और उस वेबसाइट पर आपने विजिट किया, तो उस वो वेबसाइट तो किसी ना किसी सर्वर पर होगी और आपके मोबाइल फोन में वो वेबसाइट ओपन हो गई है, आप उसको पढ़ पा रहे हैं। तो इस वेबसाइट तक जाने में, ठीक है, आपको यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी सिक्योर वेबसाइट नहीं होती ही, वहां पर बहुत सारी ऐसी थर्ड पार्टी जो यहाँ पर बाहर बैठी हुई हैं, ये आपके डेटा को, आप इस वेबसाइट के साथ क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर दे रहे हैं, उस डेटा को ये चुरा सकते हैं। यानी कि ये कहीं ना कहीं डेटा आपका चोरी कर सकते हैं। कौन सी वेबसाइट पर? जो कि
केवल HTTP वाली होती है जो आपकी सिक्योर नहीं मानी जाती है। बट जहां पर HTTPS लग जाता है इसका मतलब यहां पर एक और सिक्योरिटी लेयर ऐड हो गई, जुड़ गई। ये कौन सी लेयर होती है? SSL होता है ना, सिक्योर सॉकेट लेयर होती है जिसे SSL का नाम देते हैं। ये और जुड़ जाता है। अब यहाँ पर आप अगर मान लिया अपना डेबिट कार्ड नंबर डालते हैं, अपना पिन नंबर डालते हैं और भी चीज़ें करते हैं, तो अब आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर आपके डेटा को चुरा नहीं सकती है। लेकिन जहाँ पर केवल HTTP होता है वहाँ पर ये खतरा ज़्यादा रहता है। बस इतना सा फर्क होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। TCP/IP में कितनी लेयर होती हैं आपको ये बताना है। TCP/IP में कितनी लेयर होती हैं? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। अब इसमें कई बार आपके एग्जाम में TCP की लेयर पूछते हैं, कई बार में आपसे पूछते हैं कि OSI में कितनी लेयर होती हैं। बट दोनों को आपको जानना है, दोनों की लेयर आपको पता होनी चाहिए। यहां पर आपका आंसर होगा 4 लेयर होती हैं TCP/IP में। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं TCP/IP मॉडल में 4 लेयर होती हैं, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क एक्सेस लेयर। यहीं पर अगर बात करते हैं OSI मॉडल की तो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। यहाँ पर आपकी 7 लेयर होती हैं और यहाँ पर आपकी 4 लेयर होती हैं। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ट्रोजन हॉर्स निम्न में से क्या है? ट्रोजन हॉर्स निम्न में से क्या है? हो सकता है कई बार आपने नाम सुना हो ट्रोजन हॉर्स का। तो क्या ये एंटीवायरस है? क्या ये मालवेयर का कोई प्रकार है? क्या ये हार्डवेयर है या इसमें से कोई नहीं? चलो भाई जल्दी से जवाब भेजो आप सभी बच्चे, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो सिंपल सी बात है, यह एक मालवेयर का प्रकार है। ऑप्शन बी हो जाएगा मालवेयर, या फिर आप इसे वायरस भी बोल सकते हैं। यहाँ पर वायरस भी हो सकता है। ओके, ट्रोजन हॉर्स एक मालवेयर है। चलो आगे देखते हैं। कंप्यूटर को स्टार्ट और रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? कंप्यूटर को स्टार्ट करना या रीस्टार्ट करना क्या कहलाएगा? बूटिंग कहलाएगा, प्रोग्रामिंग कहलाएगा, ऑन ऑफ कहलाएगा? तो आंसर हो जाएगा बूटिंग। उसे कहते हैं बूट करना। कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने को बूटिंग कहते हैं। बट बूटिंग में भी आपने नाम सुना होगा कोल्ड बूटिंग, है ना, और वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग तो सिंपल से समझ लेते हैं। कोल्ड बूटिंग का मतलब होता है आप नॉर्मली अपने कंप्यूटर को जब बूट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लिया आपने काम किया, कंप्यूटर को बंद कर दिया, आप सो गए। अगले दिन जब मॉर्निंग में उठे, फिर से आप अपने ऑफिस में गए, अपने कंप्यूटर को ओपन किया और आपने काम करना शुरू कर दिया। इसे बोलेंगे कोल्ड बूट। ठीक है, ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है जिसे हम कोल्ड बूट कहते हैं। नॉर्मली हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, बस इतना समझना है। बाकी जब इनके ऑप्शन बनाते हैं बड़ा घुमा फिरा के बना देते हैं, लेकिन सिंपल सी बात हमने आपको समझा दी है। इससे आपको समझ आ जाएगा कि कैसा भी ऑप्शन टेढ़ा बेढ़ा बना हो आप उसका भी जवाब कर पाओगे। जब आप नॉर्मली अपने कंप्यूटर को शुरू करते हैं उसे कोल्ड बूट कहते हैं। बट कई बार आपने देखा होगा जब आप कंप्यूटर में कोई कार्य करते हैं और अचानक से आपका कार्य नहीं हो पाता है, आपकी विंडो सही से काम नहीं कर पाती है, या फिर आपका कंप्यूटर हैंग हो गया है, या कोई भी समस्या आपके कंप्यूटर में आ जाती है, तो फिर हमें रीस्टार्ट करना पड़ जाता है अपने कंप्यूटर को। हम यानी कि जो हमारा कंप्यूटर अभी कार्य कर रहा था, अचानक से उसने कार्य करना बंद कर दिया, वो हैंग हो गया है या और कोई समस्या आ गई है, ऐसी कंडीशन में हम कंप्यूटर को क्या करते हैं? रीस्टार्ट कर देते हैं। और इस रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को वार्म बूटिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? वार्म बूटिंग कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, वार्म बूटिंग। चलिए, और एक नाम और सुना होगा आपने, हार्ड बूटिंग। तो हार्ड बूटिंग इज वार्म बूटिंग। हार्ड बूटिंग ही वार्म बूटिंग है और वार्म बूटिंग ही हार्ड बूटिंग है, दोनों सेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताना है लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? लेफ्ट अलाइनमेंट बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है। जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कार्य करते हैं या फिर MS वर्ड में काम करते हैं तो वहां पर आपको अलाइनमेंट तय करने होते हैं कि हमें टेक्स्ट कहां पर रखना है, लेफ्ट है, राइट है या सेंटर है। तो लेफ्ट के लिए कंट्रोल L दबा देंगे,
ठीक है, राइट के लिए कंट्रोल आर प्रेस कर देंगे और सेंटर के लिए कंट्रोल ई प्रेस कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, कंट्रोल एल हो जाएगा। ये ऑप्शन बी सही है आपका। इंटरनेट का संस्थापक किसे कहा जाता है? इंटरनेट का संस्थापक किसे कहा जाता है? इंटरनेट का संस्थापक किसे कहा जाता है, बताइएगा। आंसर होगा बी, टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली को इंटरनेट का संस्थापक कहा जाता है। डिजिलॉकर ऐप में अधिकतम कितना मेमोरी स्टोरेज मिलता है? डिजिलॉकर एप्लीकेशन में मैक्सिमम कितना स्टोरेज आपको मिलता है? तो डिजिलॉकर एप्लीकेशन के अंदर 1 GB स्पेस दिया जाता है। आंसर होगा 1 GB। दूसरा, डिजिलॉकर में अगर आप कोई भी फाइल अपलोड करके रखना चाहते हैं तो वो फाइल कितनी साइज की होनी चाहिए? 10 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। यूपीआई से कितने रुपए तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं? यूपीआई से अगर पैसे आपको भेजने हैं तो कितने रुपए तक आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं? 2000, 1000, 1 लाख या 2 लाख? बताइएगा। ये क्वेश्चन आज भी पूछा गया और इससे पहले भी अभी कल या शायद परसों के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आंसर यहाँ पर होगा 1 लाख रुपए आप यूपीआई के माध्यम से ट्रांसफर कर सकते हैं। बट भीम यूपीआई की अगर बात करें तो वहां पर एक बार में 10,000 रुपए ही आप ट्रांसफर कर सकते हैं। डिजिलॉकर किस अनोखी आईडी से संबंध रखता है? देखो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है ना। पूछा क्या है, डिजिलॉकर किस अनोखी आईडी से संबंध रखना है, थोड़ा सा समझना है और जवाब करना है सभी बच्चों को। और आप सभी को बता दें, बहुत सारे बच्चे लगातार मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि सर हम आपके एप्लीकेशन में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सभी को बता दें भाई, लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ता है और रजिस्टर करते समय पासवर्ड आप लोग नहीं बना पाते हैं। तो पासवर्ड एक बार फिर समझ लें, पासवर्ड कैसे बनाना है। कम से कम आपके 6 लेटर रहेंगे, 6 लेटर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर और कोई नंबर डाल दो आप, सिंपल सा है। 6 लेटर में पहला वाला बड़ा बना दो। जैसे आपका नाम अभिषेक कुमार है तो आप अपना ए बड़ा बना दो, उसके बाद यहाँ लिख दो अभिषेक। अब देख लो 6 हो गए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो गए, तो ज्यादा भी हो गए कोई बात नहीं है। अब यहाँ स्पेशल कैरेक्टर में @ बना दो, हैश बना दो, कुछ भी बना दो, आगे 1 2 3 कर दो, लो आपका पासवर्ड तैयार हो गया। बट किसी का नाम अगर मान लिया छोटा है जिसमें कम लेटर हैं तो उसमें आगे कुछ ऐड कर लो। जैसे किसी का नाम सुनील है तो आपने लिखा सुनील, अब यहाँ 2 4 और 5 ही हो पाए, जबकि 6 चाहिए कम से कम, तो सुनील के आगे लगा दो KM। आपको 6 लेटर करने हैं और एक स्पेशल कैरेक्टर। तो मान लिया आपने अगर @ नहीं लगाना है, अपने हिसाब से कोई और यहाँ यूज कर लो, कोई नंबर यूज कर लो, बन गया पासवर्ड। बट ध्यान रहे सभी एक में जुड़े होने चाहिए और पहला लेटर मतलब पहला या लास्ट में कहीं पर भी एक आपका कैपिटल होना आवश्यक है, एक अपर केस बाकी लोअर केस, ठीक है, और स्पेशल कैरेक्टर एंड कोई भी नंबर, तो आपका बन जाएगा। और अभी CCC जनवरी बैच वहां पर कंटिन्यू है, आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर बहुत ही अच्छे से आपको सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। साथ में सभी PDF नोट्स भी अवेलेबल हैं और सभी ई-बुक भी वहीं पर आपको प्रोवाइड की गई हैं। बाकी और भी बहुत सारा कुछ मिलने वाला है, तो उस बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए जल्दी से जवाब करिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार कार्ड हो जाएगा, बी ऑप्शन। डिजिलॉकर किस अनोखी आईडी से संबंध रखता है? आधार कार्ड। डिजिलॉकर को चलाने के लिए किस आईडी की आवश्यकता होती है? आधार कार्ड। किसके बिना आप डिजिलॉकर को नहीं चला सकते हैं? आधार कार्ड। तो इस प्रकार से बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको आंसर करना पड़ेगा। बताइए www में अंतिम W का फुल फॉर्म क्या होता है? 4 W हैं, लास्ट वाले का नाम बताना है, वर्ड या फिर वर्ड या फिर बॉम या फिर नन। एक वर्ड शब्द वाला, एक वर्ड संसार वाला, बॉर्म या फिर कोई नहीं। वर्ल्ड वाइड वेब बॉम, ऑप्शन नंबर C यहां पर होगा, याद रखना है। जब एक से अधिक फ्लिप फ्लॉप का समूह होता है तब वह क्या कहलाता है? जब एक से ज्यादा फ्लिप फ्लॉप का समूह होता है तो वह क्या कहलाता है? रजिस्टर, ऑप्शन नंबर C।
यानी कि जो आपके रजिस्टर होते हैं, ये रजिस्टर बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बने होते हैं। रजिस्टर छोटे छोटे फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बने होते हैं। तो वही यहाँ पर पूछा है, जब एक से अधिक फ्लिप फ्लॉप का समूह होता है उस समूह को ही हम रजिस्टर का नाम देते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। निम्न में कॉस्ट को ध्यान में रखकर सबसे सस्ता मेमोरी डिवाइस कौन सा है? कॉस्ट को ध्यान में रखकर सबसे सस्ता मेमोरी डिवाइस कौन सा है? क्या होगा इसका जवाब? आंसर इज कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इनमें से सबसे तेज गति से एक्सेस करने का डिवाइस कौन सा है? सबसे तेज गति से एक्सेस करने का डिवाइस, ध्यान से समझना। ऑप्शन देखो, मैग्नेटिक डिस्क, सेमीकंडक्टर डिस्क, मैग्नेटिक टैप या कॉम्पैक्ट डिस्क। अब आप जल्दी से जवाब भेजें, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे तेज गति से एक्सेस किसको कर सकते हैं? जो आपके सामने चार ऑप्शन है इसमें से बताना है, तो आंसर हो जाएगा सेमीकंडक्टर मेमोरी। ठीक है, सेमीकंडक्टर मेमोरी। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक ही समय में एक से अधिक यूजर का प्रोग्राम रन कराने में कौन हेल्प करता है, कौन मदद करता है? एक ही समय में एक से अधिक यूजर, क्या हो जाएगा? मल्टी यूजर। ऑप्शन नंबर पहला, जिसको नहीं पता है वो भी आराम से कर सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा मल्टी यूजर। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी, और इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करना ना भूलें। पीडीएफ हमने जैसा बताया आप यहीं पर डाउनलोड कर सकते हैं। आपको हमारी वेबसाइट पर आना है और आपको जाना है प्रीवियस पेपर में। सिंपल है, प्रीवियस पेपर में आप जाएंगे और यहाँ से आपको आज का पेपर भी अभी कुछ समय के बाद में मिल जाएगा। अभी देखो यहाँ 8 दिसंबर है, इसके नीचे आप देखेंगे तो 9 दिसंबर का भी आपको दिखाई देगा, और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर। और जिनका भी कल एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट। आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। जो भी प्रश्न आपको याद रहे, अपने प्रश्न आप हमें अवश्य भेजें। प्रश्न आप हमें 9452299436 पर भेज सकते हैं, या हमें मेल कर सकते हैं info.ccwifi@gmail.com पर। और अभी तक अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है CCC Wi-Fi स्टडी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।